नमस्कार, मैं अमोल पाटिल पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 23 सितंबर 2020 को हमने जो विषय चुना है वो है प्याज बीजोत्पादन। हमने पिछले वेबिनार में देखा, पिछले 2 वेबिनार में हमने प्याज कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, प्लांट पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, कौन से ज़मीन में लगाना है, डोसेस क्या डालने हैं, पेस्ट डिसीज कौन सी दवाइयाँ स्प्रे करनी है, सारी चीज़ों के बारे में लगभग हमने देखा। और ये सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे भी है और फेसबुक के पेज पे भी, पाटिल बायोटेक के पेज पे भी है। तो आज बहुत ही सेंसिटिव जो सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है प्याज का बीज कैसे बनाया जाए। बीजोत्पादन माने हमें बीज बनाना है, तो हमें कैसे बनाया जाए। दोस्तों, प्याज बीजोत्पादन का आज का जो ये फेसबुक लाइव है, ये लेने का जो मतलब है, क्यों मैंने चुना, तो इसकी मैं 2 वजह बता सकता हूँ। एक पहली वजह कि भारत में या फिर दुनिया में कहीं भी देखा जाए तो प्याज बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो रोज़ प्याज खाता ना हो। काफ़ी बड़ी मात्रा में, एक चुनिंदा कुछ अगर कैटेगरी हम छोड़ दे, जो व्रत रखने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं, वो छोड़ दे तो बहुत बड़ी मात्रा में प्याज की ज़रूरत है। खासकर अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हर सब्जी में, हर जगह पे, हर होटल्स में, हर पदार्थ में जो हम रोज़ खाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्याज बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका प्रतिदिन का जो कंजम्पशन है वो बहुत हेवी है। और इस प्याज को देश में अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही अनन्य साधारण महत्व इस प्याज को है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में प्याज की खेती होती है। साथ ही साथ गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, यूपी है, कई सारे राज्यों में अभी प्याज की खेती बढ़ रही है। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ प्याज होता नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर क्षेत्र जो है ये 7-8 राज्यों में, राजस्थान में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे प्याज की खेती बढ़ने लगी है। तो दोस्तों, आज तक हमने प्याज की खेती के बारे में सिर्फ प्याज प्रोडक्शन पे ही काम किया है कि किसान लोग बीज मार्केट से खरीदते हैं, उस बीज को नर्सरी में डालते हैं, उससे पौधे बनाते हैं, उस पौधे को लगा के प्याज बनाते हैं और प्याज हम डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं। लेकिन बहुत कम किसान हैं जो प्याज के बनाने के अलावा वो प्याज का बीज बनाते हैं अपने लिए भी, और व्यावसायिक दृष्टया अगर हम बात करें कंपनियों के लिए भी। तो मैं कमर्शियली हम प्याज का बीजोत्पादन कैसे ले सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक आज चुना है कि ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में आए। मैं प्याज का जो बीजोत्पादन है इसको एक बिजनेस कहूँगा, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए और बड़े पैमाने पे किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, या फिर खुद किसान अपने एरिया में जो नया एरिया है या 50-100 लोग हैं उनको वो सीड दे सके और उससे भी वो आर्थिक मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों, आज की मैं अगर बात करूं तो इस साल लगभग जितने भी कंपनियों के पास प्याज का सीड है वो बिक चुका है, खत्म हो चुका है। प्याज की कीमतें आसमान पे है। जो प्याज 1500-2000 रुपये किलो या 2100-2200 रुपये किलो मैक्सिमम मिल जाता था, उसकी कीमत आज 3500 रुपये किलो तक मिल रही है। और जो स्टैंडर्ड कंपनी है, मैं ऐसे कई कंपनियों का नाम ले सकता हूँ, पंचगंगा हो, प्रशांत हो, येलोरा हो, ईस्ट वेस्ट सीड हो, जिंदाल हो, मालव सीड हो, कई सारी कंपनियां हैं जिनके पास भी प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। और किसानों के पास जो प्याज का बीज था वो भी किसानों ने खरीफ के लिए जो प्याज था वो डाल दिया, रबी के लिए जो प्याज का सीड था वो भी डाल दिया, लेकिन बारिश की वजह से लगभग काफ़ी जगह पे नुकसान हो गया और लोगों के पास अभी सीड रहा नहीं है। तो पहली चीज़ है कि जिन लोगों के पास सीड था उन्होंने पूरा डाल दिया,
कंपनियों के पास जो सीड था वो सीड भी पूरा बिक चुका है और ऐसी स्थिति में अगले साल के लिए अभी लगभग जीरो स्टॉक हो चुका है। तो दोस्तों अभी की जो वातावरण की स्थिति है उस हिसाब से अगर किसान खुद इस साल बीजोत्पादन का प्रयास करे, जो नए किसान है वो अभी शुरू प्रयोग या अपने लिए अगर वो 2 एकड़ प्याज लगाता है, 5 एकड़ प्याज लगाता है, वो थोड़े क्षेत्र में बीजोत्पादन कर सकता है। जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है वो 2 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ में बीजोत्पादन कर सकता है। बहुत चुनिंदा ऐसी बातें हैं, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो जो नॉर्मल प्याज की खेती किसान करता है और बीजोत्पादन में ज़्यादा अंतर नहीं है। वही बातें हैं जिन बातों पे हमें गौर करना है, या कुछ बातें ऐसी है जिस पे हमें ध्यान देना है ताकि हमारा बीजोत्पादन 100% सक्सेस हो। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको परागी भवन कहते हैं प्याज में, पॉलिनेशन, उस टाइम में सभी किसानों को करना है और उसके बारे में बहुत ही गारंटेड सॉल्यूशन मैं आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी को देने वाला हूं और वो आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट ऐसा ये प्रोग्राम है कि प्याज की अगर बीजोत्पादन में हम रिस्क थोड़ा ले तो बहुत अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को हो सकता है। उसका एक छोटा सा गणित मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ज़्यादातर किसान, मतलब महाराष्ट्र छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो रबी में प्याज की बुआई करते हैं, प्याज लगाते हैं। महाराष्ट्र में नासिक हो, नगर हो, पुणे हो या जलगांव का कुछ बेल्ट है, सोलापुर का कुछ बेल्ट है, जहाँ खरीफ प्याज जिसको बोलते हैं वो भी लगाते हैं। खरीफ का प्याज निकलने के बाद जो मार्केट में प्याज आता है तो पिछले साल का जो स्टोरेज रहता है वो स्टोरेज, खरीफ प्याज अगर ज़्यादा नहीं है तो लोग ज़्यादा दिनों तक वो स्टोरेज रखते हैं और दिवाली के टाइम में या उसके 15-20 दिन पहले उसको निकाल के अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट लेते हैं। खरीफ में लगने वाला प्याज, रबी में लगने वाला प्याज और समर सीजन में लगने वाला प्याज, तीनों सीजन की अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो लगभग जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक रेट काफ़ी डाउन थे। मई जून तक मैं कह सकता हूं, लेकिन जून के बाद धीरे धीरे रेट बढ़ने लग गए और कल के अगर मैं प्याज के रेट अगर देखूं तो मिनिमम 1500 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल के प्याज के रेट हो चुके हैं। अगर मैं 100 क्विंटल प्याज 1 एकड़ में निकालता हूं और 1500 रुपए प्रति क्विंटल या 4500 रुपए प्रति क्विंटल, यानी इसका एवरेज अगर मैं निकालूं 100-150 क्विंटल प्याज अगर मैं निकालता हूं तो मुझे लगभग 2 लाख से लेके 3-4 लाख रुपए पर एकड़ होते हैं। लेकिन ये पैसे ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनके पास प्याज निकलने के बाद स्टोर करने की सुविधा हो, कैपेसिटी हो। ऐसे किसान महाराष्ट्र में बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। हालांकि वो मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्याज लगता है। जैसे मैं नासिक का उदाहरण ले सकता हूँ, पुणे डिस्ट्रिक्ट ले सकता हूँ, नगर डिस्ट्रिक्ट ले सकता हूँ, कुछ हद तक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में भी अभी लोग स्टोर करने लगे। लेकिन कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं या इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे किसान हैं कि जिनके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है। और फिर जो समर का प्याज निकलना शुरू होता है या रबी का प्याज निकलना शुरू होता है नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, अगर उनके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है और इस टाइम में अगर मार्केट में रेट डाउन होते हैं तो इन किसानों को अपना प्याज बेच देना पड़ता है, चाहे रेट कितने भी कम हो या रेट कितने भी ज़्यादा हो। ज़्यादा रेट अगर रहे तो उनका बेनिफिट नेचुरली हो जाता है, लेकिन अगर रेट कम रहे तो किसानों को उतना मुनाफा नहीं होता जितना अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में जो लोग प्याज देते उनको होता है। तो मतलब प्याज के उत्पादन में जो डायरेक्ट प्याज का उत्पादन लेते हैं उनमें सबसे कमजोर कड़ी जो है वो है स्टोरेज। अगर आपको प्याज रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, 4 महीने 5 महीने आप स्टोर उसको नहीं कर सकते, तो आप मार्केट की तेजी मंदी का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके बिल्कुल उलट अगर आप बीजोत्पादन करते हैं तो जनवरी, फरवरी या मार्च के बाद बीजोत्पादन आपका आता है। और अगर आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है
तो 1 एकड़ में जो भी कुछ बीज आपका निकलेगा, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, तो उसको रखने के लिए बहुत कम जगह लगेगी। आप अपने घर में भी आप उसको स्टोर सकते हैं, सिंपल से गोडाउन में भी उसको स्टोर कर सकते हैं। और जैसे इस साल अप्रैल में, मई में प्याज के बीज के जो प्रोडक्शन का रेट था वो लगभग 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये क्विंटल का रेट था। और आज का अगर मैं रेट देखूं तो आज 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए क्विंटल से भी कोई भी किसान अगर उसके पास बीज है तो 3,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3 लाख रुपए क्विंटल तक वो बेच रहा है। या 2,000 रुपए किलो से भी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 2 लाख रुपए क्विंटल से वो आज बीज बेच रहा है। तो तेजी मंदी का जितना बेनिफिट बीजोत्पादन में लेना सब किसानों को आसान है, उतना डायरेक्ट प्याज में मुश्किल है। इसीलिए आज का सब्जेक्ट हमने चुना है और जो सब्जेक्ट है वो है प्याज का बीजोत्पादन। तो दोस्तों, बीजोत्पादन करते समय बहुत जरूरी कुछ चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो चीजें हैं जैसे प्याज का सिलेक्शन, सबसे जरूरी बात। दूसरा है प्याज का सीड ट्रीटमेंट, प्याज का सिलेक्शन यानी कौन सा प्याज लेना है बीजोत्पादन करने के लिए। दूसरी चीज, उस प्याज को सोइंग करते समय या लगाते समय हमें सीड ट्रीटमेंट क्या करना है। तीसरी चीज, कौन से जमीन में हम प्याज का बीजोत्पादन कर सकते हैं, कौन सी जमीन में हम प्याज लगा सकते हैं। चौथी चीज, प्लांटेशन मेथड यानी लगाने का तरीका कैसा हो, हम गादी वाफे पे लगाए या सपाट वाफे पे लगाए, ड्रिप पे लगाए, फ्लड इरिगेशन पे लगाए, हम कैसे उसकी बुआई करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके। पांचवी चीज है फर्टिगेशन, खाद कौन सा डाले, कब डाले, कितना डाले, क्यों डाले, कौन सा खाद बिल्कुल भी नहीं देना है, कौन से टाइम पे नहीं देना है। पेस्ट, कौन से उस पे कीड़ आएंगे, कौन से उस पे रोग आएंगे, उसके लिए हमें क्या दवाई देनी है। और सबसे जरूरी बात कि पॉलिनेशन जो होता है प्याज में, परागी भवन जो होता है वो बहुत जरूरी है प्याज के अच्छे उत्पादन के लिए, क्वालिटी सीड के लिए, क्वालिटी सीड आने के लिए। तो उस टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ों पे काम करना है। हार्वेस्टिंग में जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका हार्वेस्टिंग कैसे करना है, उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है, उसको साफ कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। खेती में हम आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। जो लोग अच्छी तरह से वेजिटेबल क्रॉप कर लेते हैं वो लोगों को ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। अब प्याज का सिलेक्शन करने से पहले मैं पुनः एक बार सभी किसान भाइयों को विनती करूंगा कि ऐसे अलग अलग विषयों पे हम हमेशा बात करने वाले, साल भर बात करने वाले, साल भर अलग अलग टॉपिक लेके मैं किसान भाइयों के साथ आने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पाटिल बायोटेक का फेसबुक पेज अगर लाइक नहीं किया है तो आप उसको जरूर लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो जो आपके काम के हो सकते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, वो जानकारी आपको मिल सके। यूट्यूब चैनल अगर आप पाटिल बायोटेक का सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे भी आप हमारे अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। जो पीछे हमने वीडियोस पोस्ट किए वो भी आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए। तीसरा, टेलीग्राम एक अच्छा माध्यम है, पाटिल बायोटेक सर्विसेज करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी आपको ये जानकारी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि प्याज के जो 5-6 मुद्दे हमने देखे जिस पे हमें काम करना है, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे समझे, जाने, सीखे। दूसरा, उसके बाद हमें जो भी आज की डेट में किसानों को समस्याएं आ रही है, जैसे मिर्ची में वायरस की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। काफ़ी सारे लोग मुझे रोज़ अलग अलग जगह से कॉल कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, हमारी टीम के साथ बात कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, फोटोज़ आ रहे हैं। प्याज में बहुत बड़ी समस्या है, स्प्रिंग या मर जाना या फंगल डिसीज, सब तरफ से पौधे बैठ जाना, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। कपास में अभी हम क्या कर सकते हैं, सोयाबीन में अभी हम क्या कर सकते हैं, तुअर में अभी हम क्या कर सकते हैं, हल्दी, अदरक, इन सारी चीज़ों के बारे में लास्ट में, अंत में मैं आपको क्या करना ज़रूरी है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, तो किसान भाइयों, आज की डेट में सिर्फ मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं
तो बारिश लगभग सभी जिलों में दोपहर के बाद दमादम बारिश हो रही है, छमाछम बारिश हो रही है, 2 घंटे 3 घंटे और जोर से बारिश आ रही है। इसके कारण जो खरीफ के फसलें थी उनमें से काफ़ी फसलों का नुकसान हो चुका है। किसान बहुत नाखुश है, नाराज है या फिर वो थक चुका है। और जो फसलें आने वाले समय में आने वाली है, जैसे कपास, अभी उसका पिकिंग शुरू होगा कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में एवरेजली, तो उसमें अगर और ज़्यादा नुकसान हो गया तो किसान की कमर टूट जाएगी। दोस्तों, ऐसे समय में मैं सिर्फ आपका हौसला बढ़ा सकता हूं। आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। एक बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक और खेत में काम करने वाला किसान, ये 2 ही लोग ऐसे हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। ये मैंने कई सालों से देखा है। लेकिन जैसे हर संकट का सामना करने के लिए हमारे सैनिक तैयार होते हैं, वैसे ही हर संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे किसान हमेशा तैयार होते हैं, तैयार रहेंगे और हर संकट से वो उभर कर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और समस्या का समाधान वो जरूर ढूंढेंगे। तो हर समस्या के लिए मैं, जो भी हमारी टीम की तरफ से, पाटिल बायोटेक हमेशा आपके साथ रहेगी और जो भी आपके लिए हम कर पाएंगे, जो भी हमसे हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय की तरफ हम मुड़ते हैं कि प्याज में सिलेक्शन कैसे करना है। दोस्तों, अभी कुछ प्याज हैं जो खरीफ में लगता है और रबी और समर, ये 3 सीजन में प्याज लगता है। खरीफ में ज्यादातर एरिया में प्याज नहीं लगता है, कुछ चुनिंदा ऐसे जिले हैं जहां पे प्याज होता है, लेकिन रबी सीजन पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पे होता है और समर सीजन भी काफी बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि ठंड ये बहुत ही आवश्यक है प्याज के बीजोत्पादन के लिए और प्याज उत्पादन दोनों के लिए। तो खरीफ में जो लोग प्याज लगाते हैं वो लोग, मार्केट से कहीं से भी बीज अवेलेबल हो जाता है या कुछ लोग उसका भी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रबी सीजन में आने वाला प्याज है उसके प्रोडक्शन के लिए आज ही आपको मार्केट से प्याज खरीदना पड़ेगा, प्याज के बीजोत्पादन के लिए। उसके लिए हमें जिस भी किसान के पास से आप प्याज लेने वाले होंगे वहां, या अगर आपके पास प्याज होगा और आपने कभी भी बीजोत्पादन नहीं किया होगा, तो दोनों किसानों को क्या देखना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें जिन पे उनको गौर करना चाहिए। सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ प्याज लाया हूँ। जैसे ये एक प्याज है, अगर आप देखेंगे तो एवरेज इसका जो साइज है, बल्ब का साइज, इसको बल्ब हम बोलते हैं, कि इसका हेड और टेल बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा प्याज नहीं है। दूसरा एक प्याज है इस टाइप का, जिसको यहाँ पे अंकुरन, मतलब इसको जो शूट है वो शूट निकल चुका है। एक प्याज है जिसको डबल प्याज हम बोलते हैं, कि इसमें ऑलरेडी 2 बल्ब है, जॉइंट बल्ब है, ये एक प्याज है। एक तीसरा प्याज है जिसको सड़न यहाँ पे लग चुकी है, ये अगर आप देखेंगे ब्लैक हो चुका है। और ये एक प्याज है बिल्कुल मीडियम साइज का, इसका हेड और इसका टेल, यानी जो जहां से पौधा उगता है, जहां से पत्ते उगते हैं वो, और जहां से जड़, ये अगर आप देखेंगे तो एकदम सिंपल, क्लीन है, उसका कलर अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इस टाइप का प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसमें 2 पोर्शन हो। अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो इस तरीके से, ये अगर आप देखेंगे तो 2 बल्ब यहाँ पे, एक आधा है एक आधा है, ऐसा प्याज बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी चीज, इस तरह का प्याज भी बिल्कुल हमें नहीं लेना है। ये 2 प्याज हमने बाजू में निकाल दिए। या फिर ये एक एग्जाम्पल मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे लाऊं, ये 2 ऐसे प्याज भी आपको नहीं लेने जो हाफ पोर्शन हो, जिसका आधा ही बल्ब है और ये ज्वाइन करके ऐसा एक प्याज था, इसको भी नहीं लेना है। तीसरा, जो प्याज को सड़न लग चुकी है वो भी प्याज हमें नहीं लेना है। यहां पे और एक प्याज दिखा रहा हूं मैं। इसमें एक और जरूरी बात है, डबल पत्ती जिसे कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। जो जिनका स्टोरेज होता है, जो समर रबी में जो प्याज लगाते हैं या जो जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो प्याज निकलता है, वो प्याज किसान 4 से 6 महीने अपने यहाँ पे स्टोरेज करते हैं। उनको जिस प्याज की कवर, जो डबल कवर होता है, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसा प्याज आप चुन सकते हैं। ये एक खराब प्याज है, ये भी मैंने बाजू में निकाल दिया। तो अभी लगभग दोस्तों मैंने, देखिए सैंपल के तौर पे
मैं ये 2 प्याज आपको कह सकता हूं जो बेस्ट आइडियल जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह के प्याज हमें चुनना है रबी सीजन और समर सीजन के लिए। जो खरीफ का प्याज होता है वो डार्क रेड होता है नॉर्मली। काफी सारी कंपनियां हैं जिनके पास प्याज का बीज जो है वो अभी उपलब्ध है। कुछ सिलेक्शंस वैरायटी है, कुछ जो यूनिवर्सिटी की वैरायटी है वो भी आप चुन सकते हैं। लेकिन जिसके पास से आप प्याज लेंगे उसका जो विशेषताएं मैंने अभी बताए वो विशेषता आपको देखनी है। अब 1 एकड़ के लिए हमें ये प्याज कितने लगेंगे? लगभग 9 से 10 क्विंटल प्याज हमें लग सकता है। अगर आपका खुद का प्याज आज की डेट में आपके पास है तो आप जरूर उसमें से इस तरह का, इस साइज का प्याज निकालिए जो बीजोत्पादन के लिए हम चुन सकते हैं। दूसरा, कम से कम 9 से 10 क्विंटल प्याज हमें लगेगा और 9 से 10 क्विंटल प्याज की आज की कीमत अगर मैं निकालूं तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए एवरेज प्राइस अगर मैंने पकड़ा। 4,500 रुपए भी कीमत है, 1,500 रुपए भी कीमत है, लेकिन अच्छे प्याज की कीमत लगभग 3-4 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। तो 10 क्विंटल के लिए हमें 30 से 40 हजार रुपए का प्याज का प्याज 1 एकड़ के लिए लगेगा। अब 9-10 क्विंटल प्याज हमने सिलेक्ट कर लिया, अच्छी जगह से सिलेक्ट किया जिसके पास स्टोरेज अच्छा है, जिसकी प्याज की साइज अच्छी है, उसका कलर अच्छा है, वहाँ डबल प्याज नहीं है, डबल बल्ब नहीं है, वहाँ सड़न नहीं है, उसको अंकुरन नहीं आए हैं, ऐसा प्याज हमने सिलेक्ट किया। अब दोस्तों इस प्याज को लगाना कौन सी जमीन में है? बीजोत्पादन के लिए हमें जमीन का सिलेक्शन कैसे करना है? जिस जमीन में पानी ड्रेन नहीं होता है, बहुत ज्यादा दिनों तक पानी वैसे ही रुकता है, ऐसी जमीन हम इसके लिए नहीं यूज कर सकते। दूसरी जमीन, जिस जमीन में बहुत ज्यादा ड्रेनेज हो जाता है, यानी अगर 1-2 घंटा बहुत बारिश भी हुई तो भी हम उस जमीन में या उस खेत में आराम से जा सकते हैं, वहां पे पानी बिल्कुल निकल जाता है, इतनी लाइट सॉइल वो भी हम प्याज के लिए नहीं चुन सकते। क्योंकि प्याज के जो जड़ होते हैं वो शॉर्ट जड़ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जितनी जमीन हल्की रहेगी, जितनी लाइट सॉइल रहेगी, उतना रूट जोन जो है वो शॉर्ट रहेगा। और अगर पानी का अंतराल जो है वो अगर बढ़ गया 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, कुछ वजह से अगर हम पानी नहीं दे पाए तो वहां पे फ्लावरिंग स्टेज में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो भी जमीन हम नहीं चुन पाएंगे। तीसरी, जिस जमीन में लाइम का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जिसको चुनखड़ी हम कह सकते हैं, व्हाइट पत्थर, सफेद पत्थर जो 15-20% से ज्यादा है, तो वो भी जमीन हम नहीं चुन सकते। तो हमें मीडियम सॉइल, जो मध्यम से भारी हम जिसको कह सकते, काली जमीन है जहां पे ड्रेनेज भी अच्छा होता है लेकिन पानी वो पकड़ के भी रखता है, मॉइस्चर उसमें 5 दिन 6 दिन बना रहता है, ऐसी जमीन हमें चाहिए। लेकिन एक बार पानी दे दिया फिर 15-20 दिन पानी देने की जरूरत नहीं, इतना पानी वो पकड़ के रखे, ऐसी भी जमीन हमें नहीं चुननी है। जो जमीन लेवल में हो, समतल जमीन हो, ऊपर नीचे नहीं है, ऐसी जमीन हमें चुननी है। और इसमें एक आइसोलेशन बहुत जरूरी है कि जहां पे प्याज का जो परागीभवन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, इसलिए कम से कम 500 मीटर का जहां पे बीजोत्पादन हम लेने वाला है वहां दूसरे का किसी का प्याज ना हो, बीजोत्पादन ना हो, ये हमें देखना पड़ेगा। ये ज्यादा सीरियस इशू नहीं है, लेकिन जमीन का सिलेक्शन अगर हमने अच्छी तरह से कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइट सॉइल, पथरीली सॉइल, जहां पे चुनखड़ी ज्यादा है, जहां का पानी ज्यादा रुकता है या पानी जल्दी निकल जाता है, ऐसी सॉइल हमें नहीं चुननी है। तो हमने जमीन देखी। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि प्याज का सीड ट्रीटमेंट। अब प्याज का सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है? पहले तो प्याज आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। इस प्याज को, अगर मैं ये प्याज देखूं, मान लीजिए इसकी जो टोटल लंबाई है ये अगर 2 इंच होगी, 2 या 2.5 इंच होगी, तो इसका लगभग 25-30% ऊपर वाला हिस्सा जहां से पत्ते बनते हैं, जहां से पत्ते डेवलप होते हैं, वो हिस्सा मुझे काट देना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक प्याज काट के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये प्याज मैंने लिया, मैं 2 प्याज आपको काट के दिखाऊंगा। ये प्याज है, इसका अगर ये पोर्शन मैंने पूरा ले लिया तो लगभग इसका ये ऊपर का 25-30% हिस्सा हमें इस तरह से काट देना है। ज़्यादा डीप में भी नहीं काटना है, इस तरह से।
ये है सही प्याज। अगर आप इसमें देख पाएंगे तो इसके सारे सर्कल जुड़े हुए हैं, कहीं भी ऐसे सर्कल टूटे हुए नहीं। तो ये बहुत जरूरी है अच्छे बीजोत्पादन के लिए। उदाहरण के तौर पे और एक प्याज मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा जो थोड़ा सा छोटा साइज का है। ये एक, इसके भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे सर्कल जो है जुड़े हुए, लगभग इतना पोर्शन इसका मैंने काट दिया है। ये 2 प्याज हो गए। और उदाहरण के तौर पे ये तीसरा प्याज जो मैं यहाँ पे काट रहा हूं, आप इसका भी अगर देखेंगे तो ये लगभग 20-25% ऊपर का हिस्सा मैंने काट दिया है। तो यहाँ पे भी आप गौर करेंगे तो सारे सर्कल यहाँ पे भी है। तो इस तरह से प्याज हमें काट के तैयार करना है। जो भी आप 8-10 क्विंटल प्याज आपको लगेगा तो इस तरीके से प्याज हमें काट के लेना है। अब जिस भी खेत में हमें प्याज का बीजोत्पादन लेना है वहां के लिए हमने सीड इस तरह से काट के तैयार कर लिया। अब ये सीड लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, अगर हमने प्याज इस तरह से नहीं काटा तो हमें टिलर्स अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे, या फिर फूल ही नहीं आएगा, ये सिर्फ बल्ब बढ़ता रहेगा या फिर सिर्फ पत्ते उसके बढ़ते रहेंगे। तो ये काटना बहुत जरूरी है। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग हमेशा बीजोत्पादन लेते हैं, उनके लिए बहुत आम बात है। लेकिन जो पहली बार प्याज का बीजोत्पादन करने वाले, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जितना अच्छा सर्कल रहेगा उतना प्याज की जो क्वालिटी है, यानी सब प्याज के सीड, सब बल्ब अगर इस तरीके से रहे तो बहुत प्योर क्वालिटी का सीड आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, जरूरी बात यह है कि हमें इसकी सीड ट्रीटमेंट करनी है, और सीड ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन मैं बताता हूं दोस्तों। लगभग 15 लीटर पानी हमें लेना है। 15 लीटर पानी में 50 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन, जो मार्केट में साप नाम से ज़्यादातर लोग लेते हैं या मशहूर है, उसको 50 ग्राम डाल लेना है। उसके साथ पाटिल बायोटेक का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ह्यूमॉल जेली, वो लगभग 100 ग्राम डाल देना है। ये दोनों दवाई डालने के बाद 15 लीटर पानी में ये प्याज के जो बल्ब है इसको पूरी तरह से डुबो लेना है ऊपर नीचे से, और फिर इसको 5-10 मिनट सुखा के हमें मेन खेत में जहां हमें बीजोत्पादन के लिए इसको लगाना है वहां पे हम इसको लगा सकते। बीज प्रक्रिया या फिर सीड ट्रीटमेंट प्याज के बीजोत्पादन में, या काफी सारे ऐसे रबी में लगने वाले फसल है जैसे चना हो या फिर आलू हो, गन्ना हो, उन सारे फसलों में बीज प्रक्रिया बहुत जरूरी है, और जो हमें करनी चाहिए उसका सोल्यूशन मैंने आपको अभी बता दिया है। अब दोस्तों, जमीन हमने देख ली, सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, प्याज का बल्ब कैसा लेना है वो भी हमने देख लिया, उसको किस तरह से काटना है वो भी हमने देख लिया, उसका सीड ट्रीटमेंट कैसा करना है वो मैंने अभी आपको बताया। अब हम जाएंगे खेत में किस तरीके से प्याज के बीजोत्पादन के लिए ये प्याज के छोटे छोटे बल्ब कैसे लगाए जाए। इसके लिए दोस्तों लगभग 3 टाइप है जनरली जो लोग लगाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया जो तरीका है जिसको हम गादी वाफा कहते हैं, बेड बनाना है। तो बेड कैसे बनाना है मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ये सबसे अच्छा तरीका है बीजोत्पादन के लिए। तो यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैंने एक बेड बनाया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे गादी वाफा यानी बेड पद्धति, इसमें ये एक बेड मैंने बनाया है जिसकी चौड़ाई है लगभग 3 फीट। ध्यान से देखना प्लीज, और अगर आपके पास नोटबुक होगा तो आप उस पर नोट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई है लगभग 3 फीट। इसकी जो हाइट है यानी ऊंचाई जो है वो लगभग आधा फीट, यानी इतना ऊंचा वो बेड होना चाहिए। 3 फुट इसकी चौड़ाई है। जो लंबाई रहेगी बेड की, अगर जमीन समतल है तो आप उसको 20 से 30 फीट तक रख सकते हैं, या 35-40 फीट तक भी रख सकते हैं। लेकिन पानी अगर ज्यादा अप डाउन होने की संभावना है तो आप उसको 20 या 30 फीट तक ही रखेंगे। अब यहां पे मुझे 2 प्याज की लाइन लगानी है। ये मेरा 3 फीट का बेड हो गया, आधा फीट इसकी हाइट हो गई, फिर इसको लग के आने वाला अगला 3 फीट का बेड रहेगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, अगर आपको ड्रिप कंपलसरी है, ये ड्रिप की लाइन बेड के बिल्कुल सेंटर में मैंने बिछा दी है। ड्रिपर मेरा यहां पे है, ये लगभग 1 या 2 फीट पे भी ड्रिपर रहेगा तो चलेगा। ये इस तरह, ये जो लाल डॉट आपको दिख रहे हैं ये ड्रिपर है जहां से पानी का डिस्चार्ज होगा, लाइन में से पानी बेड पे बहेगा पड़ेगा।
अब इस लाइन से लगभग 6 इंच लेफ्ट साइड में, 6 इंच राइट साइड में मुझे प्याज का जो काटा हुआ बल्ब है, जो सीड ट्रीटमेंट किया हुआ बल्ब है, उसको मुझे यहां पे लगाना है। तो ये 6 इंच इधर मैंने एक बल्ब लगाया, 6 इंच राइट साइड में मैंने एक बल्ब लगाया, यानी ड्रिप से दोनों तरफ 6-6 इंच पे मैंने एक एक प्याज का बल्ब जो है वो लगाया। दूसरा बल्ब जो मैं लगाऊंगा, इसमें आपको कम से कम 9-10 इंच का गैप रखना है। काफी सारे लोग बहुत 3 इंच या 4 इंच पे कर देते हैं। जितना पास आप ले जाएंगे उतने टिलर्स कम आएंगे, जितने टिलर्स कम आएंगे उतने फूल कम आएंगे, जितने फूल कम आएंगे नेचुरली उतना उत्पादन, बीजोत्पादन कम होगा। अगर नंबर ऑफ टिलर्स 10-15 हमें टिलर मिलने चाहिए, या 18-20 तक भी मिल सकते हैं, 9-10 तो कम से कम मिल ही जाते हैं। तो 9-10 भी टिलर अगर हमें मिलने, तो 2 प्याज के बीच का जो गैप है यह हमें 9-10 इंच या 1 फीट मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। यहां पे ये दूसरा प्याज लगाया, फिर 9-10 इंच का गैप रखा, तीसरा प्याज लगाया। उसी तरह राइट साइड को भी मैंने 9-10 इंच का गैप रखा, प्याज लगाया, फिर 9-10 इंच का गैप रखा, प्याज लगाया। तो मैंने ऐसे इस बेड पे 6 इंच यानी आधा फीट राइट साइड को, आधा फीट लेफ्ट साइड को, बीच में ड्रिप का लैटरल लगाया और बेड पे मैंने बीजोत्पादन किया। अगर आपकी जमीन अच्छी है और थोड़ा सा ड्रिप का खर्चा, या फिर आपके पास ड्रिप ज्यादा है, तो इस बेड को आप 4 या 4.5 फीट का भी कर सकते हैं। और 4-4.5 फीट का अगर बेड हो गया तो ये ड्रिप की लैटरल जो है, 2 लैटरल एक ही बेड पे आ सकती है, यानी एक लैटरल इस साइड में, एक लैटरल इस साइड में, और दोनों लैटरल के दोनों साइड में 9-10 इंच पे आप प्याज का बल्ब लगा सकते हैं। यानी एक बेड पे प्याज के 4 लाइन बनेंगे इस तरीके से, या फिर 2 लाइन। तो आप 2 लाइन भी ले सकते हैं, 4 लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कम से कम 2 लाइन के बीच में आपको 1 फीट का अंतर रखना है और 2 पौधों के बीच में आपको 1 फीट का अंतर रखना है। तो ये पहली पद्धत, थोड़ा सा इसमें खर्चा ज्यादा है। जो लोग व्यावसायिक दृष्टया या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कर चुके हैं, ऐसे लोगों ने इस पद्धति का अगर अवलंब किया तो उनको बीजोत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी एक आसान पद्धति जो पहली बार कर रहे हैं ट्रायल के तौर पे, वो लोग इसको जरूर फॉलो करें। इसको सपाट वाफा पद्धति हम कह सकते हैं। इसमें 3 फीट का वाफा हमें बनाना है, उसकी भी लगभग ये जो बाजू की बॉर्डर होगी आधा फीट ऊंची होगी, और इसमें जो बेड ऊपर था उस बेड को उल्टा कर दिया तो सपाट वाफा हो गया। जिस जमीन में ड्रेनेज बहुत अच्छा है वहां पे ये पद्धति और ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। ये 3 फीट का बेड बनाया, आधा फीट की हाइट है, ये बेड की इधर की बॉर्डर है और ये बेड की इधर की बॉर्डर है। इस वाफे में इसकी भी जो लंबाई है आप 15-20 फीट 30 फीट तक रख सकते हैं। अगर समतल खेत है तो 25-30 फीट तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, और ज्यादा ऊपर नीचे खेत है तो 15 या 20 फीट तक आप इसको बना सकते हैं। फिर इस वाफे में हमें लगभग इस तरह से लाइन बना लेने हैं। ये जो 2 लाइन रहेंगी, ये दोनों लाइन यानी ये जो लाइंस है, इनके बीच में लगभग 10 से 12 इंच का अंतर होना चाहिए। यानी अगर वाफा आपका ऐसा है तो हम आड़ी लाइन बनाएंगे और इसमें 10 से 12 इंच का गैप हम कम से कम रखेंगे, और इस लाइन पे 8 से 9 इंच के गैप में, यानी एक बल्ब यहां पे रखा, फिर 9 इंच जगह रखी, फिर दूसरा बल्ब रखा, फिर 8-9 इंच जगह रखी, फिर तीसरा बल्ब रखा। तो इस तरीके से दूसरी लाइन में भी यहां पे एक प्याज रखा, 9 इंच की जगह छोड़ दी, फिर प्याज रखा, फिर 9 इंच की जगह छोड़ दी, फिर प्याज रखा। इस तरीके से हम इसमें प्याज लगा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि जिस जमीन में बहुत ज्यादा पानी रुकता है, जल्दी ड्रेनेज नहीं होता है, वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो जहां ड्रेनेज अच्छा है वहां पे अगर ड्रिप आपके पास नहीं है तो आप इस पद्धति को यूज कर सकते हैं। तीसरी, जो बिल्कुल नए फार्मर है, उनके पास ज्यादा कुछ साधन सामग्री नहीं है, वो सीधा सरी वरंबा पद्धति, जिसको अब सरी वरंबा ये मराठी वर्ड है, हिंदी में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो सकता है। इसका रूप अगर हम देखें तो सिंपल है कि एक ये छोटा सा बेड बना है मिट्टी का, 2 बेड के बीच में यानी इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर मैं देखूं तो लगभग 1.5 से 2 फीट का ये सेंटर है।
ये ट्रैक्टर के साथ से हम ट्रैक्टर से बना सकते हैं, या अगर आपके पास बैल जोड़ी है उससे भी आप बना सकते हैं। सिंपल है, इसके लिए जो किसान के पास साधन सामग्री होती है उससे हम इसको बना सकते हैं। तो ये एक मिट्टी का वरंबा हमने बनाया या दूसरा बनाया, दोनों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का अंतर है, और इसके ऊपर हमें प्याज रखना है। दोनों प्याज के बीच में यह भी हमको लगभग 8 से 10 इंच का अंतर रखना है। सेम दूसरा प्याज दूसरे लाइन के सेंटर में ऊपर प्याज रखना है, उसमें भी 8 से 9 इंच का गैप हमें रखना है। इस तरीके से लगाएंगे तो ये बीच के बेल्ट में हम पानी दे सकते हैं, या फिर फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं। ड्रिप का खर्चा इस एरिया यहाँ पे करना थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो फ्लड इरिगेशन से हम इसको कर सकते हैं। 3 पद्धति हमने देखी, एक बेड बनाना है गादी वाफा, दूसरा सपाट वाफा, तीसरा सरी वरंबा पद्धति। तीनों में से जो नए फार्मर है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ट्रैक्टर भी नहीं कर सकते, तो वो सिंपल इस पद्धति को भी यूज कर सकते हैं। या सपाट वाफा, जो गेहूं जिस तरीके से हम लगाते हैं, बुआई करते हैं, बस उस टाइप का वाफा भी अगर हमने बना लिया तो उसमें भी हम प्याज का बीजोत्पादन ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो कमर्शियली जो लोग करते हैं, जो 10 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ पे बीजोत्पादन करते हैं, वो लोग अगर इस पद्धति में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा बीजोत्पादन ले सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का बीजोत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्याज में बीजोत्पादन के लिए प्याज किस तरीके से लगाना चाहिए, जमीन कौन सी चुननी है और उसमें कौन सी पद्धति से हमें बीजोत्पादन करना है। लगभग 4 बहुत ही जरूरी जो मुद्दे थे वो मुद्दे हमने देख लिए। दोस्तों अभी सीड ट्रीटमेंट हो गया, प्याज मैंने लगा दिया। जैसे ही प्याज हम लगाते हैं 8-10 दिन में उसको नया शूट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे प्याज के पत्ते बढ़ने लग जाते हैं। अब इसमें अगर हम स्टेजेस देखें तो बहुत जरूरी 2-4 स्टेजेस है। जैसे कि लगभग पहले 30 से 40 दिन यानी 1-1.25 महीने का अगर हम पीरियड देखें तो प्याज के जो पत्ते बनते हैं वो पत्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद 40 से 80 दिन में जो टिलर्स है वो टिलर्स डेवलप होने लग जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें हमें प्याज में ध्यान देना है वो है 80 से 120 दिन का। इसमें लगभग फ्लावरिंग प्याज को शुरू हो जाता है और उस फ्लावरिंग को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और 110 से 150 दिन तक जो लास्ट में हार्वेस्टिंग का टाइम है, ये 4 स्टेजेस है। चारों स्टेजेस में हमें फर्टिगेशन कब करना है, तो फर्टिगेशन के लिए एक शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके लिए अगर आप वीडियो में देखेंगे तो नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं, सारे एडवाइजर्स का नंबर मैंने दे के रखा है। आप जो आपके पास होगा, जो डिस्ट्रिक्ट आपके पास होगा, उस एग्जीक्यूटिव को, टेक्निकल एडवाइजर को आप कॉल कर सकते हैं और वो शेड्यूल आप ले सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी बेसल डोज है। तो बेसल डोज में क्या करना है दोस्तों, डीएपी हमें लेना है 100 किलो 1 एकड़ के लिए। अगर आपके पास आधा एकड़ है तो इस डोज को आप आधा कर देंगे। आधे से भी 50% एरिया में आप कर रहे हैं तो उसको और आधा आप कर सकते हैं। तो मैं 1 एकड़ के हिसाब से आपको डोज यहाँ पे बता रहा हूँ। डीएपी लेना है 100 किलो, एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश लेना है 50 किलो, यूमॉल ओनियन स्पेशल जो स्पेशली बीज उत्पादन के लिए या प्याज उत्पादन के लिए हम देते हैं वो लेना है आपको 20 किलो, रिलीजर यानी सल्फर 90% वो आपको लेना है 5 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हर स्टेट का अलग अलग ग्रेड होता है, तो महाराष्ट्र के लिए अगर आप सॉइल एप्लीकेशन माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो 10 किलो, या अगर कॉम्बी किट आपको लेना है तो 20 से 25 किलो का किट जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज ये सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो वो लगभग आप 23 किलो ले सकते हैं। एक तो वो आप 23 किलो लीजिए या फिर आप 10 किलो सॉइल एप्लीकेशन ग्रेड भी ले सकते हैं। इस डोज को अच्छी तरह से मिला के, बेड है तो बेड पे आप दे सकते हैं, गादी वाफा है तो गादी वाफा में भी आप दे सकते हो। बेसल डोज डालने के बाद हमने प्याज लगाया। प्याज जर्मिनेशन होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको बहुत जरूरी उसमें एक ड्रिंचिंग करना है। 200 लीटर पानी में आपको अमरूद ड्रिंचिंग किट लेना है जो यहाँ पे रखा है। इस तरह से एक 3 किलो का किट आता है। ये किट 200 लीटर पानी में 1 लीटर डालना है।
इसके साथ फॉलीब्यून अमीनो 65% ये भी आपको डालना है, और 19-19-19 5 किलो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जो भी कंपनी का मिल जाए अच्छा, वो 5 किलो लेके आपको 200 लीटर पानी में डालना है। ये सारा पानी आप ड्रिप अगर आपके पास है तो ड्रिप से भी आप दे सकते हैं, या फिर जो स्प्रे पंप होता है 15 लीटर का, उसका नोजल निकाल के आप डायरेक्ट बेड पे या वाफे में डायरेक्ट उस पानी को डाल सकते हैं। बस इतना याद रखें कि 150 लीटर पानी जो है वो 150 या 200 लीटर पानी 1 एकड़ में खत्म हो जाना चाहिए। बस इसी तरह से बेसल डोज ड्रिंचिंग, ये बहुत जरूरी 2 पार्ट है, इसको हमें टालना नहीं है। और स्प्रे शेड्यूल जो है वो आपको मैं हमारे टेक्निकल एडवाइजर के थ्रू आपको ले सकते हैं, क्योंकि स्प्रे कौन से टाइम पे कौन सा स्प्रे लेना, ये उस काल में जो परिस्थिति रहेगी, ज़्यादा अगर ओस गिर रही है या फिर बारिश अगर हो जाती है तो अलग अलग मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ सकते हैं। तो उसके बारे में स्थिति के अनुसार उसी समय आपको हम जानकारी दे पाएंगे। अब दोस्तों प्याज हमने बीजोत्पादन का लगा दिया, लगभग 70-80 दिन का टाइम हो चुका है और अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। अब दोस्तों जो भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े होंगे फेसबुक या यूट्यूब पे, उनके पास दूसरे जो भी फसलें होंगी, जैसे अनार हो सकता है, मिर्ची हो सकता है, या फिर तुअर हो सकता है, प्याज का बीजोत्पादन हो सकता है। हर फसल के परागी भवन में जो भी हमारे खेत में छोटे छोटे कीड़े मक्खी रहते हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल है, और खास करके प्याज में तो सबसे ज्यादा रोल है। प्याज में पॉलिनेशन होने के लिए मधुमक्खी का सहारा लेना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद होके अपने खेत में आए, अगर वो नहीं आती है तो हमें उसको बाहर से लाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सॉल्यूशन आपको आज देने वाला हूं मधुमक्खी का, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, मैं 3 सॉल्यूशन अभी आपको दे रहा हूं। एक पहला सॉल्यूशन, अगर आपने गौर किया होगा, आपका निरीक्षण अच्छा होगा, तो आप जब भी किसी गांव में, शहर में, जहां भी आप घूमते होंगे, तो खेतों में, खलिहानों में, पौधों पे या फ्लावरिंग स्टेज में जो भी पेड़ है, पौधा है, हमें मधुमक्खी दिख जाती है। पर हम शहरों में मधुमक्खी को कहां देखते हैं? तो दोस्तों हम शहरों में मधुमक्खी सबसे ज्यादा देखते हैं जहां पे गन्ने की रसवंती हो। जहां जहां गन्ने की रसवंती है, गन्ने का जब रस निकल जाता है और वो गन्ने का जो कचरा वहां पे पड़ा रहता है, रसवंती के मशीन के बाजू में आप अगर देखेंगे तो छोटी मधुमक्खी से लेके बड़ी मधुमक्खी, सारी मधुमक्खियां वहां पे रहती है और अच्छी संख्या में रहती है। ऐसी नहीं कि 1-2 ही वहां पे दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि मधुमक्खी उस रसवंती का जो स्मेल होगा, उस गन्ने का जो स्मेल होगा, उसके तरफ अट्रैक्ट होती है, और वो जहां हो, जहां भी आप आज तक आपने रसवंती देखी वहां पे आपको मधुमक्खी आराम से मिल ही जाएगी। तो प्याज में सबसे आसान तरीका, जब भी फ्लावरिंग शुरू हो जाए, पॉलिनेशन की जरूरत आ जाए, उस टाइम में आप ये गन्ने का जो कचरा है, रसवंती के रस निकलने के बाद जो भी कचरा बनता है, आप बैलगाड़ी में उस कचरे को भर के लेके जाइए और आपके खेत में 1 एकड़ का अगर खेत है तो बीच बीच जगह पे उसको रख दीजिए, या साइड में बॉर्डर पे आप उसको रख दीजिए। ये बहुत आसान और मुफ्त का तरीका है, इसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको रसवंती नहीं मिल रही या गन्ने का कचरा नहीं मिल रहा है, तो आप छाछ ले लीजिए 5 लीटर, लगभग 5 से 10 लीटर आप ले सकते हैं। उसमें 2 किलो काला गुड़, जो गुड़ हम खाते हैं, उस गुड़ को डाल दीजिए, रात भर छाछ में उसको भिगोने दीजिए। दूसरे दिन 200 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में वो जो सॉल्यूशन बना है छाछ और गुड़ का, उसको डाल लीजिए, और आपके खेत में चारों ओर या सेंटर में, पैच पे भी कुछ लाइन पे आपने अगर स्प्रे कर दिया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको मधुमक्खी अपने आप देखने को मिल जाएंगी। और तीसरा सॉल्यूशन है कि आपको मधुमक्खी का जो आर्टिफिशियल पेटी होती है, उस पेटी को ही लाना पड़ेगा और आपके खेत में रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। तो ये 2 आसान तरीके जो मुफ्त में हो सकते, बहुत कम पैसे में हो सकते हैं। और अगर बड़े पैमाने पे आप बीज का उत्पादन कर रहे, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, तो आपको अगर मधुमक्खी फिर भी नहीं दिख रही, तो आप मधुमक्खी की रेडीमेड जो पेटियां मिलती है, उन पेटियों को आप रख सकते हैं। लेकिन
दोस्तों अगर आप बीजोत्पादन पहली बार कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है, और आपको मधुमक्खी आपके खेत में उस टाइम में 80 दिन से लेके लगभग 110-120 दिन तक आपको मधुमक्खी पे ध्यान रखना है। मधुमक्खी आपके खेत में जरूर आनी चाहिए। अब दोस्तों हमने 4-5 बहुत जरूरी चीजें, जो सीड सिलेक्शन देख लिया, सीड का ट्रीटमेंट कैसा करना है, बल्ब कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, लगाना किस तरीके से, उसको खाद कौन सा डालना है, मधुमक्खी क्यों जरूरी है, सारी चीजें देख लिया। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। लगभग 5 महीने, 4.5-5 महीने में प्याज का बीजोत्पादन के लिए कम से कम वक्त लगता है, समय लगता है। 5 महीने बाद आप जब भी फूल तैयार होंगे, अगर एक प्याज का फूल आप देखेंगे उसमें हजारों छोटे छोटे फूल होते हैं, तो आपको 15 से 20% फूलों में ब्लैक कलर का, काले कलर का सीड दिखने लग जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका प्याज का बीज जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वन टाइम आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। जो फूल पूरी तरह से पक चुके हैं उसको हार्वेस्टिंग करके आपको बाहर निकालना है, एक जगह पे इकट्ठा करना है। थोड़े क्षेत्र में अगर आपने किया है तो 2 बार या 3 बार या 4 बार आप स्टेप बाय स्टेप पके हुए फूल निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े पैमाने पे है तो आपको वेट एंड वॉश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही टाइम सब हार्वेस्टिंग करने जाएंगे तो ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होगा, नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपको कम से कम 5-6 दिन के अंतराल से 2 या 3 बार तो भी उसका हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो प्याज का बीज का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हार्वेस्टिंग हमने किया, फिर उसको थ्रेशर मशीन से भी हम निकाल सकते। छोटे पैमाने पे किया है तो बिल्कुल घर पे लेबर के थ्रू भी हम इसको ठोक के निकाल सकते हैं। स्टोर करते समय एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसको ठंडी जगह पे हमें रखना है, और आने वाले खरीफ या फिर रबी सीजन या समर सीजन के लिए हम हमारे खुद की बीज की व्यवस्था कर सकते हैं। एक्सेस अगर हम बीजोत्पादन लेते हैं तो हम अपने एरिया में जो भी किसान भाई है उनको भी हम ये बीज बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं एक अगर थोड़ा सा एग्जांपल अगर दूं, महाराष्ट्र में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट हो, परभनी डिस्ट्रिक्ट हो, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, जलगांव डिस्ट्रिक्ट हो या नासिक डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पे प्याज का बीजोत्पादन होता है, तो लगभग 4 क्विंटल 5 क्विंटल प्याज का सीड कम से कम 3 क्विंटल तो निकल जाता है। जो अच्छा किसान है, जो अच्छी मेहनत लेता है, टेक्निकल सब चीजें करता है, वो लगभग 6 क्विंटल तक भी जाता है। लास्ट ईयर 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम रेट रहा, 80-90 हज़ार रुपये मैक्सिमम रेट रहा, और 5 क्विंटल का भी अगर उत्पादन में पकड़ लूँ तो लगभग उसको 3 से 5 लाख पर एकड़ का कैलकुलेशन वहाँ पे बैठता है, पर एकड़ उत्पादन उसे मिलता है। तो दोस्तों आप जरूर इस बीजोत्पादन का आज का जो ये लाइव वेबिनार हुआ इसका फायदा लेके थोड़े क्षेत्र से शुरुआत करें। कमर्शियली अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी अच्छी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप बड़े क्षेत्र में 2 एकड़ 3 एकड़ में भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो प्याज का बीजोत्पादन के बारे में जितना कुछ जरूरी था जो हमारे पास था दोस्तों, मैंने वो देने की कोशिश आपको की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो आप जरूर हमारा फेसबुक पेज जो है पाटिल बायोटेक उसको लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे नए नए वीडियोस और जानकारी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अब समस्या जो है, जो किसानों ने मुझे समस्या भेजी, उनका समाधान देने का टाइम आ गया। मैं सबसे पहले कॉटन की बात करूंगा। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर तेलंगाना हो, बहुत महत्वपूर्ण फसल है, ज़्यादा एकरेज में होने वाली फसल है, और किसानों को काफ़ी सारी दिक्कतें आज की डेट में कपास में देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आज कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो हौसला है वो टूट चुका है कपास के बारे में। कंटिन्यू बारिश की वजह से जो पहला सेटिंग था वो सेटिंग नीचे अब सड़ने लग चुका है, ब्लैक होने लग चुका है। कुछ कुछ जगह पे पिंक बोलवर्म जो है, गुलाबी इल्ली, उसका भी दिक्कत दिख रहा है। कुछ जगह पे व्हाइट फ्लाई का दिक्कत दिख रहा है। लेकिन जो दोपहर का बारिश हो रहा है तो इसमें लगभग जो जैसिड्स जिसे बोलते हैं या फिर सफेद मक्खी, बारिश की वजह से अपने आप काफी हद तक कंट्रोल हो रही है। तो मुझे लगता है आज हम पेस्ट डिसीज या फिर इसको कंट्रोल करने के बजाय जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या कपास में देखने को मिल रही है कि ड्रॉपिंग काफी हो चुका है,
और नए फूल की प्रतीक्षा में किसान है, या फिर उसको पौधा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, लेकिन उस पर जो प्रोडक्शन चाहिए, फूल नहीं दिख रहे या फिर उसको डेंडुए नहीं दिख रहे, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं चाहूँगा कि बहुत कम ऐसी संख्या अब होगी कि जो कपास में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे सारे टेक्निकल एडवाइजर को आपके खेत का फोटो या छोटा सा वीडियो, एक 15-20 सेकंड का 25 सेकंड का वीडियो भी अगर आपने बना के भेजा तो हम परफेक्ट गाइडेंस आपको कर सकते हैं। आप मुझे भी डायरेक्ट वीडियो भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9923974222। पुनः एक बार मैं बताता हूं, 9923974222। तो ये भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। अगर हमने कॉल नहीं उठाया तो हमारी तरफ से, कस्टमर केयर की तरफ से आपको कॉल बैक जरूर होगा। दूसरा जो फसल है सोयाबीन, इसमें कुछ अभी करने की जरूरत है नहीं, कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। जो कुछ बचा है वो भी कितने % तक हाथ में आएगा ये आने वाले 5-6 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि और लगभग एक हफ्ता या फिर आप सितंबर एंड तक 29-30 तारीख तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा बहुत उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण कम हो सकता है, लेकिन बारिश होती रहेंगी। जिन लोगों का हार्वेस्टिंग अभी शुरू हो गया है, जो सुबह का टाइम मिल रहा है, लगभग 2-3 बजे तक जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है वो क्लियर है, धूप भी गिर रही है, और 3 बजे के बाद अचानक से कहां से बारिश आ जाती है किसी को पता नहीं चलता। फिर कुछ कुछ जगह पे तो रात भर बारिश हो रही है। तो किसानों को मैं इतना ही कहूंगा कि हार्वेस्टिंग का टाइम आपका सुबह रखिए और छोटी छोटी टुकड़ों में उसको बांट के रखें। एक ही जगह पे अगर आप उसको इकट्ठा करके रखेंगे तो और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। दाने जो है वो सोयाबीन के पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। 2 एकड़ 5 एकड़ है तो हर जितनी ऊंचाई की जगह होगी वहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में सोयाबीन को आप इकट्ठा करके रखें, उसको ढकने की व्यवस्था करके रखें। तीसरा जो मेन फसल है तुअर, इसमें जो वेबलर होता है यानी पत्ते को रोल करने वाली इल्ली, उसकी समस्या काफ़ी जगह पे लोगों ने मुझे बताई। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल तरीका पिछले लाइव में भी मैंने बताया था। पोकलैंड नाम की एक सिंपल दवा है, बहुत अच्छी दवा है। 15 से 20 ml प्रति पंप लेके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। स्टिकर इसमें ज़रूर लें ताकि सारे प्रकार की इल्लियाँ इससे कंट्रोल हो सके। अगर आपको पतझड़ हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आप इसमें फंगीसाइड, जो भी फंगीसाइड है, जैसे मैंकोजेब कार्बेंडाजिम ले सकते, प्रोपिनोकोन्जोल आप ले सकते, टिल्ट आप ले सकते, रोको आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कैब्रियोटॉप जैसी जो अच्छी दवाइयाँ हैं, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड जिसमें हो, ऐसी आप दवाई उसको ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे एक समस्या के बारे में मुझसे पूछा गया, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स मुझको आए, और वो था मिर्च पे जो वायरस आता है, या उसको अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे उसको चुरडा मुर्डा कहते हैं या बोकड़ा कहते हैं। लीप कल जैसे सिम्टम्स, पूरे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, फ्लावरिंग रुक जाता है। अगर हार्वेस्टिंग चल रहा है तो हार्वेस्टिंग का इंटरवल बढ़ जाता है, फल भी छोटे छोटे आने लग जाते हैं। तो इसको कई कारण हो सकते हैं। लीप कल वायरस एक वायरस भी है। सकिंग पेस्ट जो आते हैं जैसे थ्रिप्स हो, माइट्स हो, या फिर जैसिड्स हो, या फिर सफ़ेद मक्खी हो, इनकी वजह से ये दिक्कतें और ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों मैं कल एक बहुत अच्छा वीडियो YouTube पे पोस्ट करने वाला हूँ। महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे ये समस्याएं जब मेरे पास आई, हमारे टेक्निकल टीम के पास आई, तो हमने काफ़ी जगह पे एक ट्रायल हमने कंडक्ट किया। लगभग पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में मिलकर हमने लगभग 100 ट्रायल कंडक्ट किए और एक फाइनल सॉल्यूशन किसानों को दिया है। मैं गारंटी देता हूं 90% किसान इस प्रयोग के बाद, आपके मिर्च में अगर ये समस्या है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। उस समस्या का हल आप इस सॉल्यूशन से आप पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं एक सिंपल स्प्रे आपको बता रहा हूं। 2 स्प्रे मैं इसमें बताऊंगा और एक ड्रिंचिंग बताऊंगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 स्प्रे करने, नहीं तो 1 स्प्रे और 1 ड्रिंचिंग करना, इससे आसानी से आप इस समस्या से बाहर निकल सकते। तो सॉल्यूशन ये है
कि सिंघम 303 एक प्रोडक्ट है, ये आपको आराम से पूरे महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में मिल जाएगा। ये 30 ml लेना है 15 लीटर की टंकी में। इसके साथ फॉलीबियन या फिर इसाबियन, अगर फॉलीबियन नहीं मिलता है तो इसाबियन आप ले, 65% अमीनो एसिड, ये लेना है आपको 30 ml। इसके साथ स्टिकर बहुत ज़रूरी है, सिलिकॉन स्टिकर अगर आप लेते हैं ब्लेज 5 ml, ब्लेज सुपर लेते हैं तो 5 ml लेना है, सादा ब्लेज है तो 15 ml लेना है। इन तीनों को लेके अच्छी तरह से स्प्रे करना है, और स्प्रे हो सके तो सुबह के टाइम में करना है, 10-11 बजे से पहले। ये स्प्रे से आपका टोटली सकिंग पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। जिस दिन स्प्रे हो गया उसी दिन या उसके दूसरे दिन 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए 05234 लेना है 5 किलो, और एक अमरूद ड्रिंचिंग किट, ये जो यहाँ पे रखा है, ये 3 किलो का किट 200 लीटर पानी में डाल देना है। और ये सोल्यूशन 1 एकड़ मिर्च को, चाहे शिमला मिर्च हो, सादी मिर्च हो, लौंगी मिर्च हो, या जो पिकेडोर सेगमेंट आता है वो हो, इस मिर्च को 1 एकड़ को ड्रिप में से छोड़ दे। पहला स्प्रे मैंने बताया, इसके बाद ये सोल्यूशन 200 लीटर का छोड़ देना है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 5-6 दिन बाद दूसरा स्प्रे लेना है। अगर दिक्कत नहीं है तो दूसरा स्प्रे आपको नहीं लेना है। तो दूसरा स्प्रे क्या लेना है? वर्टेक्स एक माइटीसाइड है, बहुत अच्छा माइटीसाइड है, जो 15 ml एक टंकी में लेना है, 15 लीटर का टंकी के लिए। उसमें अरेना चॉकलेट 6 ग्राम की गोली आती है, जो वायरस के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, प्रिवेंटिव में भी काम करती है, क्यूरेटिव में भी काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो 6 ग्राम लेनी है। ऑक्सीजन फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो फ्लावरिंग बढ़ाएगा, पत्तों में क्लोरोफिल जनरेट करेगा, पत्तों में ग्रीनरी लाएगा, वो लेना है लगभग 50 ml। ब्लेज अगर सादा स्टिकर है तो 15 ml लेना है, और सिलिकॉन अगर है तो लगभग 5 ml लेना है, और ये दूसरा स्प्रे कर देना है। 2 स्प्रे और 1 ड्रिंचिंग में आपके मिर्च की जो भी समस्याएं हैं, लिप कल है या फिर बोकड़ा है या फिर चुरडा मुरडा हो, जो भी समस्या, जो भी नाम इसमें हो, जिसमें ये सिम्टम्स दिखते हो, वो 100% क्योर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कपास, सोयाबीन, प्याज और मिर्च, ये जो मुझे ज़्यादा सवाल आए थे, इनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। अब एक छोटा सा लास्ट, प्याज के बारे में भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछे। प्याज में सड़न हो रही है, पौधे अचानक से बैठ जा रहे हैं, पौधे का पत्ता, जो पौधा है वो रिंग हो रहा है, यानी पत्ते की लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन वो जगह पे ही गोल हो रहा है, या फिर टेढ़ा होके जमीन में सड़ रहा है, मर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों को सोल्यूशन दिए थे, काफ़ी अच्छे फीडबैक भी लोगों के आए। 50% किसी का कंट्रोल हुआ, किसी का 70% हुआ, किसी का 20% हुआ। तो प्याज जितने भी किसानों ने लगाया होगा, उन सारे किसानों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे आपका नर्सरी स्टेज में प्याज हो या आपने प्याज लगा दिया हो, फील्ड में हो, तो दोस्तों आपको कम से कम, जब तक ये वातावरण खराब है, जब तक बारिश हो रही है, 4-5 दिन के अंतराल से आपको 2 बार, 3 बार या 4 बार स्प्रे लेने पड़ेंगे, लेते रहना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। या 10-20% नुकसान हो सकता है, 80% फसल हमारी बच सकती है। तो मैंने लास्ट टाइम एमिस्टार का एक स्प्रे बताया था, एमिस्टार, ब्लेज और स्टिकर, एक सोल्यूशन दिया था। अगर थ्रिप्स का अटैक है तो उसमें सिंघम 303, ये लगभग 30 ml डालना था। फिर कैब्रियोटॉप, सिलेटेड जिंक, झकास और स्टिकर, ये एक सोल्यूशन दिया था। अगर ये दोनों सोल्यूशन आप ले चुके हैं, इससे आपको 50% 60% रिकवर हो चुका है, तो अभी मैं तीसरा स्प्रे इसमें बताऊंगा। तो इसमें यूपीएल कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके काफ़ी ट्रायल्स मैंने देखे और उसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे, तो बहुत अच्छे। एवेंसर गोल्ड, ये इसमें भी एजिस्ट्रोबिन है और मैंकोजेब है। इसका डोज 30 से 40 ग्राम है, लेकिन अगर अटैक ज़्यादा है तो आप 50-60 ग्राम इसको पर टंकी ले सकते हैं। 50 ग्राम कम से कम प्याज में आपको लेना है। इसके साथ अगर सकिंग पेस्ट है तो आप सिंघम 303 30 ml ले सकते हैं। सिलेटेड जिंक 10 से 15 ग्राम इसके साथ लेना है, और स्टिकर, अच्छा स्टिकर 5 ml या फिर 10 से 15 ml इसके साथ लेना है। एवेंसर गोल्ड लगभग 50 ग्राम, चिलेटेड जिंक लगभग 15 ग्राम, थ्रिप्स अगर है, सकिंग पेस्ट अगर है तो सिंघम लेना है, वरना नहीं लेना है, और स्टिकर 5 से 15 ml
इसको आप अगर स्प्रे कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो समस्याएं मेरे पास आई थी वो समस्याएं काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पे दिखा दी है। आशा करता हूँ कि आज का जो फेसबुक लाइव है वो आपको अच्छा लगा होगा। लगभग 1 घंटे में जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने देखी। प्याज में आप ये एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, अगर बीजोत्पादन करना है तो बल्ब सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और मधुमक्खी को आपको खेत में देखना है। ये 2 चीज़ें भी आपने अच्छी तरह से कर ली तो आप बहुत अच्छा बीजोत्पादन प्याज का कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फसल की कोई भी समस्या हो और भारत का कोई भी किसान जिसके पास ये आज का लाइव अगर पहुंच रहा है, आज पहुंच रहा है या आज के बाद भी पहुंच रहा है, तो दोस्तों नीचे जितने भी नंबर दिए हैं उसमें से किसी भी नंबर को जो आपको पास का लगे, आपके पास का डिस्ट्रिक्ट हो, तहसील हो, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेक्निकल एडवाइज़र 3-4 स्टेट में हैं और जहाँ जहाँ आपको हम मदद कर सकते हैं वहाँ पे हम ज़रूर मदद करेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी ऐसा है, कोई समस्या ऐसी है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। जब भी आप मुझे व्हाट्सअप करें या जब भी आप मेरे किसी भी टेक्निकल एडवाइज़र को व्हाट्सअप करें, तो दोस्तों कम से कम 3-4 फोटो ऊपर की नीचे की पूरे प्लॉट की आप भेजें। उसके साथ एक छोटा सा जो मेन समस्या है उसका वीडियो अगर आप बना सकते हैं तो वो भी भेजें। आपका नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वो उसके साथ आप भेजें ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सके, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बाहर के स्टेट में नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो उसके लिए जो दूसरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हम आपको बता सकते हैं। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9923974222 यानी 9923974222। तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी ये नंबर आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो फेसबुक लाइव है प्रोग्राम है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको आपके खेती के लिए, बीजोत्पादन के लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। अगले बुधवार को शाम को 6 बजे ऐसा ही कोई नया सब्जेक्ट लेके मैं पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा और जो भी दिक्कत हो आप हमसे संपर्क ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।